பஞ்சு முறுக்கு மந்த்ரா கடலை எண்ணெயில நானே பண்ணுது ஒரு சேலஞ்ச். உங்களால இந்த மாதிரி முறுக்கு செய்ய முடியுமா? மந்த்ரா கடலை எண்ணெயில முறுக்கு செஞ்சு பாருங்க. ஓகே साथियों, सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शारदीय अभिनंदन। आज बहुत ही पवित्र दिन है और जो आज बड़े फैसले लिए गए हैं वो आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहला जो बड़ा फैसला आज लिया गया है वो है किसानों की इनकम को बढ़ाने से और हमारी मिडिल क्लास परिवारों के लिए फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये आप बहुत अगर ध्यान से इसको समझें, हमारे मिडिल क्लास परिवारों के जो थाली में जितने आइटम होते हैं, मेन आइटम्स, उनमें कैसे हम आत्मनिर्भर हों और कैसे एक एक करके उसमें फैसिलिटीज़ बढ़े, उसका एक बहुत ही होलिस्टिक तरीके से इस आज के कैबिनेट में एक विस्तृत योजना रखी गई है। दो बड़े एलिमेंट्स हैं। एक तो है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरी है कृषि उन्नति योजना। आप दोनों के दोनों इन पिलर्स में देखेंगे 9 एलिमेंट्स हैं। इसमें से कई चीज़ें आप अगर ढंग से देखेंगे, उनका सीधा साधा एकदम सीधा कनेक्शन है किसानों की इनकम से, सस्टेनेबल फार्मिंग से, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से और साथ ही साथ हमारे मिडिल क्लास परिवारों की थाली से। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने आइटम नंबर 1 राइट हैंड साइड में या आइटम नंबर 2 राइट हैंड साइड में दो, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स होते ही सीधा हमारे परिवार पे, हमारे महीने के खर्चे पे फर्क पड़ता है। अगर हम देखें पर इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखें पर ड्रॉप मोर क्रॉप, तो सीधा उससे किसानों की इनकम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसको आप केयरफुली देखें, ये बहुत बड़ा विस्तृत कार्यक्रम है और इसके बहुत सारे सब कंपोनेंट्स हैं। सब कंपोनेंट्स के ऊपर कुछ जो डिटेल्ड प्रोग्राम्स है वो आपके सामने ऑलरेडी पिछली कैबिनेट मीटिंग्स में आ चुके हैं और बाकी बहुत सारे डिटेल प्रोग्राम्स में या तो इंडिविजुअल प्रोग्राम्स बनेंगे जो कि कैबिनेट में आएंगे या फिर मंत्रालय के लेवल पे ही उनका अप्रूवल होगा। और ये दोनों के दोनों पिलर्स में सारे कार्यक्रम राज्य सरकारों के साथ मिलके होंगे। आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर निर्देश दिया कि कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स की होनी चाहिए। किस राज्य में प्रोग्राम को कैसे इंप्लीमेंट करना है, किस पर्टिकुलर आइटम में क्या लोकल एलिमेंट्स लाने हैं। मान लीजिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका राजस्थान में इंप्लीमेंटेशन अलग तरीके से होगा, उड़ीसा में अलग तरीके से होगा, दोनों की जलवायु डिफरेंट है। महाराष्ट्र में इसका इंप्लीमेंटेशन अलग से होगा, अलग तरीके से होगा। महाराष्ट्र के भी 2 हिस्सों में अलग अलग तरीके से होगा, कोस्टल एरिया में अलग तरीके से होगा और विदर्भा में चाहो, मराठवाड़ा में जाओ तो अलग तरीके से होगा, क्योंकि दोनों की जलवायु, दोनों की मिट्टी, वो सब अलग है। तो ये सोच के बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, वैसा इस पूरे आज के कैबिनेट अप्रूवल में आई है बात। और एक तरीके से जो किसानों से जुड़ी हुई, प्रैक्टिकली किसानों की इनकम से जुड़े हुए प्रैक्टिकली जितने भी पॉइंट्स हैं वो करीब करीब आज के इस बड़े प्रोग्राम में इंक्लूड हो गए हैं। और ये प्रोग्राम 1,01,321 करोड़ रुपए का, 1,01,321 करोड़। इट्स अ वेरी बिग प्रोग्राम। इट हैज मल्टीपल कंपोनेंट्स. Many of the components have already been approved by the cabinet as separate schemes, and some of the components will be done by the ministry and some more will come into the cabinet for complete approval. But overall, this creates a complete package or a complete umbrella
or a complete bouquet of schemes for the farmers, for increasing their incomes and for making sure that the middle class families, the food security for middle class families is maintained. ये सारा एक बहुत बड़ा, इसमें आप इंडिविजुअल देखें तो सॉइल हेल्थ के बारे में, सॉइल की फर्टिलिटी, जो रेन फेड एरियाज हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, और जो हमारी ट्रेडिशनल किसानी का तरीका है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, मैकेनाइजेशन के लिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री, क्रॉप्स में डाइवर्सिफिकेशन, हर तरीके से नई नई, अगर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कोई राज्य लेके आना चाहे तो उसके लिए डीपीआर वो बना के लेके आए। मान लो किसी पर्टिकुलर स्टेट, मान लो केरला में पर्टिकुलर एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहे केरला, तो उसका डीपीआर बना के लेके आए। आसाम में कोई अलग तरह का कोई नया इनोवेशन करना चाहे, डीपीआर लेके आए, इस स्कीम के अंडर उनका अप्रूवल हो जाता है। फिर स्टार्टअप्स के लिए वैसे ही सेकंड बड़े कंपोनेंट में न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी, फिर एडिबल ऑयल्स के भी दो हिस्से, इसमें से ऑयल पाम्स पहले अप्रूव हो चुका है, आज ऑयल सीड का इसके बाद में मैं आपके सामने रखूंगा। फिर हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट में आपके सामने कुछ ही समय पहले रखा गया था क्लीन प्लांट प्रोग्राम। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए, ऑर्गेनिक वैल्यू चेन के डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट पे फोकस्ड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का प्रोग्राम कुछ ही समय पहले आपके सामने रखा गया था, ये भी इस पूरे बुके का हिस्सा है। ये पूरा एक बड़ा विस्तृत बुके है जिसका हिस्सा है एग्रीकल्चर, सेंसस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, पूरा एक तरीके से किसानों की इनकम से जुड़ा हुआ और हमारे मिडिल क्लास परिवारों की फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ बहुत सारा एलिमेंट्स इन दोनों प्रोग्राम्स में आ जाता है। इस प्रोग्राम को बनाने के टाइम में जो आज के चैलेंजेस हैं, विशेषकर क्लाइमेट रेजिलियंस और एक नए तरह के जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको बहुत फोकस में रखा गया है। बहुत ध्यान दिया गया है कि वैल्यू चेन को डेवलप करें। किसान ने सरसों उगाई, उस सरसों का आगे जो उपयोग होना है उसमें एडिबल ऑयल निकलना, फिर एडिबल ऑयल को प्रॉपर्ली रिफाइन करना, पैकेजिंग करना, करके अपने घर में रसोई तक पहुंचाना, ये पूरी जो वैल्यू चेन है इसके ऊपर बहुत फोकस दिया गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस दिया गया है, और जो नई रिसर्च आने वाली है या आ रही है एआई का उपयोग करके, या दुनिया में जिस तरह के नए जेनोमिक्स और कई तरह के जो रिसर्च आज के युग में हो रहे हैं, उन सब का भी ध्यान में दिया गया। और साथ में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे कैसे जोड़ें, जो इंफ्रा का डेवलपमेंट का काम चल रहा है, चाहे रेलवे नेटवर्क का हो, हाईवे का हो, डिजिटल इंफ्रा का हो, उसको इससे कैसे जोड़ें, वो भी इसमें बहुत ध्यान में रखा। मतलब एक तरीके से एक बड़ी होलिस्टिक वे में इसकी पूरी कल्पना की गई है। तो ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से ओवरऑल एक पूरा विश्वास है कि इन 5 वर्षों में ये जो बड़े फैसले पहले 100 दिन में लिए गए किसानों से संबंधित, उससे हमारे किसानों की इनकम बढ़ेगी और हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी का एक माध्यम ये बनेगा। मैं इसी का अगला जो कंपोनेंट है वो रिलेटेड टू एडिबल ऑयल, आपने यहाँ पे देखा आइटम नंबर 3 है जो राइट हैंड साइड वाले कॉलम में, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड, उसका सेपरेट स्कीम। जैसा मैंने आपको बताया ये पूरा बुके है, इसमें से कुछ चीजों का पहले अप्रूवल हुआ है और कुछ का आगे अप्रूवल होगा, लेकिन ये पूरा एक कॉन्सेप्ट, पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क पूरा बन गया है। इस फ्रेमवर्क के अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग अप्रूवल्स हो रहे हैं। तो आज उसमें कैबिनेट में अप्रूव हुआ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स का। सरसों हो गई, आपके सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गई, और भी कई सारे ऑयल सीड्स हैं। उन सब के लिए
total 10,103 crores rupees. Oil seeds, basically edible oils, form a very important component of our food security. For every middle class family, for every low income family, it's a very important component, very important annual or monthly expenditure item. इसमें हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ा के प्राइस को स्टेबलाइज करें और जो कंटिन्यूसली हमारी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है देश में, उसको कैसे हम मीट करें अपनी खुद के प्रोडक्शन से. तो इसके कॉन्सेप्चुअली इसके दो पार्ट हैं. पहला है कि एरिया बढ़ाओ जिसमें ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन हो. मान लो मूंगफली का लिया हमने. आज अगर मूंगफली में जितना एरिया कवर होता है उससे ज़्यादा बढ़ाओ. मान लो सरसों लिया, तो आज जितना प्रोडक्शन होता है, जितने एरिया में सरसों की खेती होती है, उस एरिया को बढ़ाओ. दूसरा है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो. यानी 1 एकड़ में आज अगर सरसों से एक अमाउंट इतना सरसों उगता है तो उससे ज़्यादा कैसे होगा. ओवरऑल अगर एरिया और प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करें तो उससे प्रोडक्शन बढ़ाने का पूरा कॉन्सेप्ट है. टेक्निकल लोगों को ये सब रखने से तकलीफ होती है. यहाँ पर भी फॉर्मूला बना लिया, यहाँ पर भी एक इक्वेशन लिख ली, तो लेकिन एक इससे साफ समझ में आ जाता है क्लियरली, और नंबर्स भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं. हम जो प्रोडक्शन का एरिया है वो आज है 29 मिलियन हेक्टेयर, यानी 2 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर. उसको बढ़ाने के टारगेट ले रहे हैं 4 मिलियन हेक्टेयर, यानी 40 लाख हेक्टेयर बढ़ाने का टारगेट है. वी आर एमिंग टू इंक्रीज द एरिया फ्रॉम करंट 29 मिलियन हेक्टेयर्स टू 33 मिलियन हेक्टेयर्स. और यील्ड यानी प्रोडक्टिविटी वो बढ़ानी है अपने को. करंट है 1353 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर एवरेज. सारे ऑयल सीड्स को मिला के, सरसों की अलग है, ग्राउंडनट की अलग आएगी, सोयाबीन की अलग आएगी. इन सबको इनका एवरेज लो तो 1353 है. इसको हमें बढ़ाना है 2112 किलोग्राम्स पर हेक्टेयर. इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका ऑयल सीड प्रोडक्शन बढ़ाना है हमें 39 मिलियन टन से 69 मिलियन टन पे. और फिर उसकी प्रोडक्टिविटी आती है, उससे ऑयल का प्रोडक्शन होता है, एडिबल ऑयल का. तो इंक्रीज करना हमें एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन को. आज 12.7 मिलियन टन है, उसको 2031 तक 20 मिलियन टन तक बढ़ाना है. ये होने से हमारे एक सिग्निफिकेंट देश में आत्मनिर्भरता आती है एडिबल ऑयल में. इसके लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ये मिशन बनाया गया है. और सबसे अच्छी बात है इस मिशन की, ये बहुत प्रैक्टिकल है. अगर हम इस पूरे प्रोग्राम को स्टडी करें तो इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल आइडियाज लिए गए. रिसर्च में क्या गैप्स है उनको ठीक करो, सीड की प्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी को ठीक करो, सीड्स का स्टोरेज को ठीक करो, ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन होता है उन टेक्नोलॉजीज को बेटर करो, उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं हम, किस तरह की, वो सब क्या केमिकल्स हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, क्या मशीनें हैं, उन सब को ठीक करो, मार्केट लिंकेजेस को ठीक करो. और ये आपके सामने कुछ समय पहले रखा था पीएम आशा, आपको ध्यान भी होगा. पीएम आशा बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है इस पूरे प्रोग्राम का, जिसमें प्राइस की सिक्योरिटी. अगर खरीद ना पाए, मार्केट बहुत डाउन हो गया, तो पीएम आशा प्रोग्राम के जरिए से किसान अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकेंगे, एक अच्छे प्राइस पे बेच सकेंगे. और डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करना और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस दिया गया है. तो इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही प्रैक्टिकल पूरी वैल्यू चेन पे, वैल्यू चेन मतलब प्रोडक्शन के एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे. आज साथियों तीसरा बड़ा अप्रूवल हुआ है. शहरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए चाहिए और लो इनकम फैमिलीज के लिए चाहिए, उस पे आपने देखा पिछले काफी लंबे टाइम से बहुत बड़ा फोकस रहा है 10 वर्षों में. तो आज चेन्नई मेट्रो का फेज 2 कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है. द फेज 2 ऑफ चेन्नई मेट्रो has been approved by the Union Cabinet chaired by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji,
at a project cost of 63,246 crore rupees. We all know that Chennai is a rapidly growing city. It's a very important economic hub. I must say, Vanakkam, it's a very important economic hub. And the population of the city is likely to grow to 1.8 crore by 2048. So it's very important that we create the infrastructure which is required for the city right now. And that's why a comprehensive mobility plan was approved, was prepared. And this plan identified the new mass transit corridors which will be required in the city of Chennai. So the phase 2, which is a 119 kilometer long project, this has been approved today at a project cost of 63,246 crores. These 3 corridors will have 120 stations. Now this is again a very important point, because when we are looking at a metro kind of system, it has to cater to a very large part of the city, large part of the society. Then it must have more stations. More stations means more and more people can access it within the walking distance. That is the concept here. More and more people should be able to use the metro within the walking distance of one's house. That's the concept. यहाँ पर जो concept लिया गया है कि walking distance में station हो, इसी के लिए 120 stations. आप normally देखोगे metro systems में 1.5 से 2 किलोमीटर में एक station आता था. यहाँ पर this is less than 1 kilometer. Less than 1 kilometer का यहाँ पे रखा गया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस पॉइंट को अगर बहुत बड़े शहरों का अगर हम देखें एग्जांपल, टोक्यो का एग्जांपल देखें, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि करीब करीब हर जगह से आप वॉकिंग डिस्टेंस में मेट्रो पकड़ सकते हो, या रेलवे का कोई ना कोई स्टेशन आप पकड़ सकते हो. ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेन्नई मेट्रो में इंट्रोड्यूस किया गया है. इसका नेटवर्क का कंप्लीट तीनों जो कॉरिडोर्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी है, और नाम प्रोनाउंसिएशन ठीक होना चाहिए. फर्स्ट कॉरिडोर इज माधवरम टू सिपकॉट. सेकंड प्रोजेक्ट इज लाइट हाउस टू पूनमल्ली, which people in Delhi, which is the place where flowers bloom. So it's a very important part of the city. Poovirandavalli. Third corridor is Madhavaram to Sholinganallur. So these 3 corridors, and please pardon if I pronounced it wrong. So these 3 corridors will add a significant capacity to the city. About 13 lakh persons per day capacity will be added to the city. And this will change the total landscape of the city, because this will make sure that all the parts of the city, from north to south to east to west, all the 4, practically the entire city will be basically covered by these 3 corridors. It's a very ambitious project, very large project, and it will bring a major difference in the lives of people of Chennai, the residents of Chennai. So this is a big focus, and as we know, the project will be done practically with all the latest technologies, the communications-based train control, CBTC. It will be one of the most modern projects. It will be integrated with practically all of the modes, which is the suburban, MRTS, intercity, bus terminals, all will be basically integrated with the project. And that integration has been kept into the entire planning process right from day one. This is the map on which all the different transportation systems of Chennai city are placed in one map. And the thought process is that we will, from day one, from planning stage itself, everything will be integrated, so that if somebody comes from a bus from a faraway district, that person will be able to immediately get into the metro without any hassles, seamlessly, and be able to
go to the final destination. The phase 1 is practically complete. A lot of work is already done. 54 kilometers out of this project is 54 kilometers is done, and now the phase 2 will add to it. The fourth is a futuristic thing. It's very important part of today's economy. अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को हम कैसे इम्प्रूव करें, इसके लिए there are lot of countries which are working on it, और विशेषकर इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के तत्वावधान में IEA के अंडर there is a energy efficiency hub in which big countries like US, UK, China, France, Germany, they are all part of this group, and today it was decided that India will become a member of this energy efficiency hub. भारत एनर्जी एफिशिएंसी हब का मेंबर बनेगा, और इससे जितना नॉलेज शेयरिंग हो सकती है कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी में, एक भारत में कई इनोवेशंस हो रहे हैं, बाकी दुनिया में जो इनोवेशंस हो रहे हैं उन सबको कैसे भारत में लाया जाए और अपने इनोवेशंस को कैसे शेयर करें, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होएगा। क्लीन एनर्जी के ट्रांजिशन में जो फंडिंग चाहिए होती है, इस नेटवर्क में एंटर होने से जो क्लीन क्लाइमेट के लिए हमें फंडिंग चाहिए, क्लीन एनर्जी के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए फंडिंग चाहिए, उसमें भी बहुत बड़ा बेनिफिट होगा. And practically every large country, large economy in the world is today part of this green energy efficiency hub. So this is a very important decision which has been taken today, which will impact, which will have a long-term positive implication for our economy. I'll come to the next one, and this is a very, very important point. आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा भारतीय भाषाओं पर बहुत बड़ा एक ध्यान दिया है, बहुत बड़ा फोकस दिया है. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड द एनडीए गवर्नमेंट हैव ऑलवेज बीन फोकस्ड ऑन डेवलपिंग द इंडियन लैंग्वेजेस. अपनी भाषा में हम गर्व करें और अपनी भाषा में एजुकेशन हो, अपनी भाषा में बातचीत में डेली में लाएं, हर तरीके से अपनी भाषाओं को, चाहे वो तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे मलयालम, चाहे भोजपुरी, चाहे मैथिली, चाहे उड़िया, असमीज, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कोई भी भाषा हो, अपनी भाषा में हम गर्व करें एंड बी वेरी अवेयर ऑफ व्हाट आवर रिच हेरिटेज वाज, व्हाट आवर कल्चर वाज, एंड हाउ डू वी ब्रिंग दैट सेम जो हमारे कल्चर की समृद्धि, उस कल्चर की समृद्धि को आज कैसे लाए. इस पे आज बहुत बड़ा फैसला लिया गया है. 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए अप्रूव किया गया है. 5 लैंग्वेजेस, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, इन 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है. एंड देयर इज अ वेरी important linguistic experts committee, very well read people, बहुत जो deeply knowledge रखते हैं languages के बारे में, linguistics के बारे में, script के बारे में, हमारा जो ancient text है उसके बारे में. और classical language बनना मने बहुत बड़ी गौरव की बात है, और इसके पीछे पूरी साइंस है. 1500 से 2000 साल तक का उस लैंग्वेज में लिटरेचर है, उस लैंग्वेज की एक कंटिन्यूटी है, लैंग्वेज के बहुत सारे पुराने टाइम के इंस्क्रिप्शंस हो, कई जगह स्टोन्स पे है, कई जगह पेपर पर है, कई जगह ताड़पत्र पे है, कई जगह पे ओरल ट्रेडिशन से है. इन सब का ध्यान रख के जो एंशियंट बॉडी ऑफ लिटरेचर है और जो जनरेशन टू जनरेशन हेरिटेज हमारी पास ऑन होती आई है, उस हेरिटेज को ध्यान में रखते हुए उन सब नॉलेज टेक्स्ट को, प्रोज टेक्स्ट को, कई जगह पोएम्स है, कई जगह एपिग्राफिकल इंस्क्रिप्शनल एविडेंस है, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है. और ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा फैसला है. मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली. अभी तक हमारे पास जो नोटिफाइड
क्लासिकल लैंग्वेजेस थी वो थी तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और उड़िया। ये लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेजेस नोटिफाइड थी। ये नए प्रपोजल्स आए, नए प्रपोजल्स को इस फ्रेमवर्क में एग्जामिन किया गया और आगे भी जो प्रपोजल्स आएंगे इसी फ्रेमवर्क में एग्जामिन होंगे और जो प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस, रिसर्च, हिस्टोरिकल सब डेटा सब कलेक्ट करके फिर इसको ये दिया जाता है। और सरकार बहुत सारे स्टेप्स ले रही है क्लासिकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, और उसके एक जो ऐतिहासिक समृद्धि है उस समृद्धि को, इस हेरिटेज की, संस्कृति की सांस्कृतिक समृद्धि को कैसे प्रिजर्व करें, हाउ डू वी प्रिजर्व द रिच हेरिटेज दैट इज देयर ऑफ दीज लैंग्वेजेस। और इसके लिए जो स्टेप्स लिए गए उसमें कई नेशनल अवार्ड्स रखे गए क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में चेयर्स रखी गई हैं, फिर सेंटर्स क्रिएट करे गए प्रमोशन के लिए, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई है संस्कृत लैंग्वेज जैसे क्लासिकल लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल सेटअप किया गया था जिसमें कि द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल हैज़ बीन सेटअप to facilitate the translation of Tamil text, research and offer courses for university students and language scholars of Tamil. Similarly, centers of excellence have been created for Kannada, for Telugu, for Malayalam and Odia. And now we have 5 more classical languages. They will also be promoted, they will also be encouraged, their heritage will also be preserved in the same way as the examples that we have given here, because it's very important to show what work has already been done, and the similar kind of approach will be there for the new classical languages. We have also seen once a language is declared as a classical language, there is a lot of international interest in it. There are many international universities which start courses and research programs in those classical languages. And we have seen in the recent times, several international awards have been instituted to recognize and encourage the achievements in the field of classical languages. So friends, this is a historical decision, and this decision goes very well within Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's philosophy, the NDA government's philosophy of taking pride in our culture, taking pride in our heritage, taking pride in all the Indian languages that we have, the rich diversity that we have, taking pride in that and promoting it. I'm sure जो 50-60 साल में कभी किसी ने नहीं सोचा था वो आज इस तरीके से हो रहा है कि जो टेक्निकल कोर्सेज हैं वो भी भारत की भाषाओं में पढ़ाए जा रहे हैं अभी, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। जैसे रेलवे का एग्ज़ाम है तो 15 लैंग्वेजेस में होता है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कभी पहले सोची भी नहीं जाती थी, वो आज पिछले 10 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन है। After this historical decision, friends, I'll come to the last part of the presentation, which is about employee welfare. भारत सरकार के एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए बड़े फैसले इन 100 दिनों में लिए गए, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला था यूपीएस का। वैसे ही आज 2 बड़े फैसले लिए गए। पहला पोर्ट एम्प्लॉयज़ के लिए जो करीब 20,700 के आसपास पोर्ट एम्प्लॉयज़ हैं मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ में, डॉक लेबर बोर्ड में, इन सब के बेनिफिट के लिए एक प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रिवॉर्ड स्कीम बनाई गई। ये स्कीम में 3 बड़े फैक्टर्स हैं, टर्न अराउंड टाइम, शिप बर्थडे आउटपुट और यूनिट कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग। और ये पोर्ट के एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत करके उनके साथ काफ़ी डिटेल में चर्चा करके ये सब बनाया गया स्कीम। टोटल 198 करोड़ रुपीस का इस पे एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर के अलावा जो बड़ी बात है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बाय विच द पोर्ट एम्प्लॉयज़ विल बी मोटिवेटेड एंड दे विल बी रिवॉर्डेड फॉर द गुड वर्क दैट दे आर डूइंग। सेकेंड है रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, 2029 करोड़ रुपए का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में अप्रूव हुआ है।
और ये रेलवे ने जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है उसके कारण ये संभव हो पाया है। इससे 11,72,240 एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट होगा। रेलवे में आज अगर एम्प्लॉयज़ की हम संख्या देखें तो कुल मिला के 13,14,992 13,14,992 एम्प्लॉयज़ हैं एज ऑन 31/3/2024, 31 मार्च 24 का ये नंबर है। और इसमें करीब 1,19,952 तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ही ज्वाइन किए, और वो अगर आपको ध्यान होगा करीब 1,54,000 के आसपास टोटल रिक्रूटमेंट किया गया था पिछले 2-2.5 वर्षों में। उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशंस थी, और बिना कोई हैसल, बिना कोई पेपर लीक, बिना कोई इधर कोई कंप्लेंट के बहुत ही स्मूथ तरीके से ये मैसिव एग्ज़ाम कई सारे शहरों में 500 से ज़्यादा शहरों में करीब 30 दिन तक एग्ज़ाम चला था। 15 लैंग्वेजेस में कई सारी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, उसके कारण ये ज्वाइन किए थे। इसमें भी रेलवे के एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके जो बना हुआ है फॉर्मूला, उसमें आउटपुट इनपुट यानी कितना आप इनपुट देते हो उससे कितना आउटपुट आ रहा है। मान लो कितने लोकोमोटिव लगाए तो कितना आगे पैसेंजर्स और कार्गो वो सिस्टम खींचता है। वैसे ही ऑपरेटिंग रेशियो यानी कॉस्ट कितनी है और आपकी रेवेन्यू कितना है, इन सब का ध्यान रखते हुए इन दोनों को 50% वेटेज दिया गया है। इस फॉर्मूले से 76 डेज का बोनस बनता है, लेकिन आज कैबिनेट ने 78 डेज का बोनस अप्रूव किया है इन रिकॉग्निशन ऑफ ऑल द गुड वर्क दैट रेलवे एम्प्लॉयज आर डूइंग। अभी वैकेंसीज 58,642 है जिसमें अभी रिक्रूटमेंट का काम चल रहा है। और मैं ये नंबर इसलिए रखा क्योंकि विपक्ष की तरफ से बार बार एक छोटा नंबर डाल के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास चलता रहता है। कभी कोई 20,000 बोलता है, कोई 25,000, कोई किसी भी तरह का कोई एक गलत नंबर डाल दो और फिर बाद में उसको गलत को आगे प्रसारित कर दो, इस तरह की उनका प्रयास चल रहा है। इसलिए ये नंबर आपके सामने रखा। एज ऑन टुडे दिस नंबर इज 58,642 वैकेंसीज पे आज की तारीख में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। और एनुअल कैलेंडर से चल रहा है, जो कि 50-60 साल से नहीं हो पाया था, वो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में किया। रेलवे के लिए एनुअल कैलेंडर बनाया जिसमें जनवरी से मार्च के क्वार्टर में एक प्रकार का एक कैटेगरी का रिक्रूटमेंट, अप्रैल से जून के क्वार्टर में दूसरा, जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में तीसरा, और अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में चौथे कैटेगरी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू है। मैं आप सबको एक बार फिर शारदीय शुभेच्छा और नवरात्रि का अभिनंदन करता हूं, और आज के कैबिनेट के ये सारे बड़े फैसले आपके सामने रखे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप पत्रकार मित्र कैबिनेट के निर्णयों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी रहेगी प्रश्नों की। यस, 62 Sir, hi. Sir, Prakash Pedashi from ET Now on your right, yeah. I have question on the two schemes related to agriculture sector and welfare of middle class. How the contribution of states will be ensured, how they will frame schemes, how central government will contribute funds, and whether there will be some cost sharing based on the schemes in between two departments. Very important point. I want to emphasize it once again, which I mentioned during the presentation also. The entire focus is on, if you look at the third bullet from the top, annual action plan of the states, right? The focus is on making sure that the agriculture programs are tailored for the needs of the particular state and within the state, particular region. The example that I gave you earlier was, let's say, take the state of Maharashtra. From the Western Ghat area, coastal area, to the interior Vidarbha and Marathwada, there is a significant difference in the
climatic conditions, in terms of what agricultural facilities are. So the state government has the flexibility now to create programs as per the needs of the particular region or the particular state. That is the entire thought process in this and development of this entire large bouquet of programs, which is in two major subsets. First is Prime Minister Rashtriya Krishi Vikas Yojana. Second is Krishi Unnati Yojana. Right? Within this, there are multiple items, and every item will be done in collaboration with the state governments. Each and every of these items will be done in collaboration with the state government. There will be a lot of cost sharing between the different ministries. For example, the point about better infrastructure, right? For example, can the railway network be designed in a way that it caters to most very large agricultural centers? For example, at this point of time, we are preparing a plan by which some of the large major agricultural centers can be connected by the railway network. Wherever there are missing links, we want to connect them, right? So here the cost will be borne by the railway ministry, but the benefit will go to farmers as well as it will reduce the cost for the middle class families. That's the whole thing. It's a very holistic way of looking at the entire subject. सर मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं यूएनआई से हूँ। मेरा सवाल सर दो सवाल है। एक तो जो इसका जो ऑयल सीड वाला जो प्रोग्राम है, इसमें क्या पाम ऑयल का उत्पादन बढ़ाने के बारे में भी कुछ स्पेशल प्लान है? और दूसरा सर, जो भारतीय भाषाओं को जो शास्त्रीय दर्जा जो दिया है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली, तो उत्तर भारत में कोई इनका अध्ययन का कोई केंद्र नहीं है? जो कुल 11 भाषाएं हैं, मतलब मैसूर में है, तो क्या उनका कोई संस्थान वगैरह उत्तर भारत में स्थापित करने के विषय में कोई बात? बहुत अच्छे पॉइंट है आपके दोनों। पहला जो प्रश्न है उसका जवाब आप इस पेज पे देखेंगे अगर, तो इसको हटा दो, तो आप जो पॉइंट नंबर 2 देखो, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम। पॉइंट नंबर 3 है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड। ये दो अलग अलग प्रोग्राम्स इसलिए है कि पाम ऑयल अपने आप में एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। उस कैटेगरी के लिए कैबिनेट ने पहले ही अप्रूव कर लिया है पाम ऑयल का मिशन, और अब अप्रूवल हुआ है आज जो शेष जितने भी हमारे ऑयल सीड्स होते हैं, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली और भी कई तरह के होते हैं, उन सब के लिए आज एक दूसरा प्रोग्राम, नया प्रोग्राम, मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स हाइफन ऑयल सीड, तो ये हुआ। और दूसरा आपका जो प्रश्न था, भारत की जो कई जगह सेंटर्स, कई जगह यूनिवर्सिटीज के अंदर, कई जगह यूनिवर्सिटीज के बाहर उसकी स्टडी रिसर्च के लिए प्रोग्राम्स और सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। उत्तर भारत में भी डेफिनेटली बने होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से कोई एग्जांपल अगर आप दे सके तो अभी ध्यान हो तो, नहीं तो बाद में बताएं सचिन को। गूगल कराएं, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आगे का काम करती है। 2 साल का नहीं, कोई उत्तर भारत में सेंटर है, किया जाएगा। ठीक। पाली और प्राकृत के लिए मध्य प्रदेश, क्योंकि वो, और बिहार में इसमें इसके लिए 2 साल का समय लिया गया है। मराठी जहाँ जहाँ जिस स्टेट के होंगे वहाँ पे किया जाएगा, और ये काम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करेगी नेक्स्ट 2 इयर्स में। जरा पता कर लेना आप, अभी भी होती होगी सर, अभी भी होती है। अगर आप अनुमति दे तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत जो बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, वहाँ पे भी हमारी पाली और प्राकृत की पढ़ाई होती है। जैसे नव नालंदा महाविहार है नालंदा में, और आपका चिट सारनाथ है, वहाँ पे भी पाली और प्राकृत की पढ़ाई होती है। ठीक। 10 नंबर 10। सर प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। सर ये जो फार्मर्स इनकम और फूड सिक्योरिटी वाला,
बस ये जानना है, ये जो 9 सारी योजनाएं हैं सर, ये सबस्यूम तो नहीं होंगे ना, मतलब ये सारी अलग अलग योजनाएं चलती रहेंगी? बिल्कुल मर्ज- हाँ हाँ मतलब- सर मैं रविकांत हूँ एबीपी न्यूज़ से। सर बस एक कंफ्यूजन दूर करना था, जो मेट्रो फेज थी चेन्नई वाली, उसमें ऊपर 120 स्टेशंस की बात है और नीचे 128 स्टेशन है जिसमें 8 कॉमन है, तो टोटल नए कितने बन रहे हैं? नहीं नहीं 120 स्टेशन है। 8 8 ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड भी है और एलिवेटेड में भी है। जहाँ पे मान लो ये मुझे पता था ये प्रश्न आएगा। कहीं पे नेटवर्क अंडरग्राउंड से एलिवेटेड में आ रहा है, राइट? तो उसमें कॉमन स्टेशन ऊपर भी और नीचे भी, इस तरह का नेटवर्क है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स टोटल प्रोजेक्ट है। नए स्टेशन 120 120, ठीक सर। डबल काउंटिंग होती है ना, इसीलिए मैंने यहाँ ये स्टार बना के रखा। 3 सर मैं तरुण हूँ जी बिजनेस से। सर 100 दिनों के अंदर ऑयल सीड और पाम ऑयल के लिए 2 बड़े निर्णय हो गए। एक आपने कस्टम ड्यूटी चेंज कर दी और दूसरा सर आपने आज फैसला लिया। सर कोई ऐसा टारगेट रखा गया है कि इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट बन जाए ऑयल सीड और पाम ऑयल के लिए आफ्टर दिस मिशन सर? 2031 तक सब्सटैंशियली आत्मनिर्भर बनेंगे। राइट हैंड वाले नहीं पूछते कुछ प्रश्न, वही तो बस आप लोग। केवल लेफ्ट वाले पूछते। जतिन कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा ठीक। 272 सर सागर हूँ पीटीआई से। ये ऑयल सीड्स का जो मिशन जो अप्रूव हुआ है उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑयल सीड्स का कोई स्थान है? नहीं है अभी तो। 176 So you mentioned about metro cities like Tokyo, where more than 120 to cover the entire city. Basically, metro stations are there. 128 is the total number of the stations that is going to be developed. Will that not slow down the speed of the metro connectivity? It won't. See, मेट्रो में क्या होता है कि मेट्रो में एक्सेलरेशन बहुत होता है ट्रेन का, राइट? Metros are designed, the metro trains are designed in a way that the acceleration is always kept very high. The acceleration which normally in conventional trains is of 0.4 meters per second square, that becomes almost 0.7, 0.8 meters, which is double the conventional acceleration, which means the train can pick up the speed very fast and it can come down also, it can stop also very rapidly. So that make sure that you can cover more stations. What is more important in an urban transit project is that we should be able to cover more and more people within the walking distance of their homes. If a person has to take a scooter, then park it, then it becomes a hassle for that person. So that's why the new thinking, the modern thinking in design of urban transit systems is that have more stations. Then you can always run 2 types of trains also, right? You can run trains which are stopping at limited stops and trains which are stopping at more stops. So that's always possible operationally. 107 Sir, I'm Sahil from ANI. My question is, apart from the 5 classical languages which got approved, were you also considering other languages? Were they in the fray as well? जब भी कोई नई लैंग्वेज और भी किसी लैंग्वेज का प्रपोजल आएगा तो देयर इज़ अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ एग्जामिनिंग एवरीथिंग। जैसा आपके सामने रखा था, देयर इज़ अ प्रॉपर क्राइटेरिया क्रिएटेड and there is a language experts committee, linguistic experts committee, that examination process is there. So if any more proposals come, they will be examined as per this law. Last question 121. Okay, thank you. Thank you.